हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी क्लास। यूजीआर मैम दिस साइड। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चन डिस्कशन सेशन। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मैं उनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करूँगी। तो शुरू किया जाए, बढ़िया सा सेशन होने वाला है। विल स्टार्ट। सबसे पहले मेरे बारे में इंफॉर्मेशन। आई एम उर्वशी गौर राठौर, बीएससी एमएससी सीसा नेट जेआरएफ क्वालिफाइड इन लाइफ साइंसेज। पिछले 7 साल से मैं बच्चों को बायो पढ़ा रही हूँ और मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ। And I have a 2+ year experience teaching online classes also. मुझे ज्वाइन करने के लिए, चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चैनल का नाम है उन्नति। आपको हर सेशन की पीडीएफ भी वहीं पर ही अवेलेबल होगी। चैनल को करना है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, सब में शेयर करना है। आपके लिए मैम बहुत मेहनत कर रही है, नए नए सेशंस लेकर आ रही है। अगर आप चाहते हैं वो ऐसे ही सेशन कंटिन्यू रखें तो आपको क्या करना है, मुझसे जुड़े रहना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़ना है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, द F1 पार्टिकल और द ऑक्सीजोम इज प्रेजेंट इन। ये जो F1 पार्टिकल होता है या फिर ये जो ऑक्सीजोम जो प्रेजेंट है, F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम कहाँ पर प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। अब ये F1 पार्टिकल होते क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, दे आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। और ये ऑक्सीजोम और F1 पार्टिकल आर द साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन ने, इनर मेम्ब्रेन ने अपने इनफोल्ड्स बनाए हुए हैं और इन इनफोल्ड्स के ऊपर ही कुछ पिन हेड स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पर क्या करते हैं, एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पर एंजाइम इनकी एक्टिविटी होती है तो दे आर द एटीपीएस। F1 पार्टिकल, इसे F1 F0 पार्टिकल कंप्लीट कहा जाता है और ऑक्सीजोम्स कहे जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एडीपी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ना। एटीपी के सिंथेसिस की साइट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम्स। ओके, so what is the correct answer? The correct answer of the question is option number C. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the ribosome of the cell are completely destroyed, तो क्या होगा? इसके लिए स्टेटमेंट्स को रीड किया जाए। पहला स्टेटमेंट, रेस्पिरेशन विल नॉट टेक प्लेस, फैट विल नॉट बी फॉर्म्ड, प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्म्ड एंड कार्बन एसिमिलेशन विल नॉट अकर। तो इसके लिए पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स है क्या। राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री। ओके, दे आर प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, इनको नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, और ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स हैं। दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज द यूकैरियोटिक सेल्स। तो हमें पता है राइबोसोम, अगर प्रोकैरियोट के केस में बात करें तो 70S राइबोसोम मिलता है, यूकैरियोट्स की बात करें तो 80S राइबोसोम। इवन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का राइबोसोम मौजूद है। तो सेल विद इन दी सेल ऑर्गेनेल विद इन अ सेल ऑर्गेनेल, कुछ राइबोसोम्स वहीं पर ही मौजूद होता है। मैंने बोला इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो अगर राइबोसोम्स मौजूद नहीं है तो वो सेल क्या नहीं कर पाएगा, वो इनकेपेबल हो जाएगा टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, तो वहां पर प्रोटीन फॉर्म नहीं होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मसल्स विच वर्क थ्रू आउट द लाइफ विदाउट अंडरगोइंग फैटीग। मतलब गिवन ऑप्शंस में से आपको वो मसल्स, टाइप ऑफ मसल सेलेक्ट करनी है जो कभी भी थकती नहीं है, बिना थके लाइफ टाइम क्या करती है, वर्क करती है। दैट मीन्स फैटीगनेस, मतलब वहां पर हम ये कह सकते हैं एटीपी की डेफिशिएंसी के अंदर भी, मतलब आप वो कंटिन्यूसली वर्क करेंगे, थकेंगी नहीं, उनके पास अच्छा खासा एटीपी या एनर्जी उनका खुद का मौजूद होगा। इनमें से ऑप्शंस गिवन है, स्ट्रेट मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ऑल द अबव। इन क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन? द आंसर इज कार्डियक मसल्स। तो दीज आर द मसल्स विच आर फाउंड इन द हार्ट। हार्ट हमें पता है कैसा होता है नेचर में, मायोजेनिक। इसका मतलब
इसे कंट्रोल करने के इसका सिग्नलिंग सिस्टम खुद का होता है। तो एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज पुरकिंजी फाइबर्स आर देयर, जो पूरा सिग्नल वहां पे इंक्लूड करवाते हैं। सो एक कार्डिक मसल्स आर दी नॉन फैटिग मसल्स विदाउट अंडरगोइंग फैटिग, बिना थके हुए लाइफ टाइम कर सकती है काम। यही वजह है कि हम क्या करवा सकते हैं, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन इजीली पॉसिबल हो पाता है, जो कि दूसरी मसल्स के साथ, लिवर की बात करें उनका भी ट्रांसप्लांटेशन है, बट एज कंपेयर टू दैट heart can be brought from the other places also. So यहाँ पर हम बात करें, the answer of the question will be option number C. Next question. We'll read the question. Which of the following are the characteristic feature of the cell of meristematic tissues? तो इसने पूछा है यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनमें मौजूद सेल्स की इनमें से गिवन प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, actively dividing cells with the dense cytoplasm, thick cell wall and prominent nuclei. Second, actively dividing cell with dense cytoplasm, thin cell wall and no vacuole. Actively dividing cell with little cytoplasm, thin cell wall and prominent nuclei. Actively dividing cell with thin cytoplasm, thin cell wall and no vacuole. मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो ये क्या शो करते हैं, ये एक्टिव डिवीजन शो करते हैं, एक्टिव सेल डिवीजन। और एक्टिव सेल डिवीजन शो करने की वजह से दे हैव व्हाट, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म इन देम। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है ताकि इक्वली हाफ के अंदर डिवाइड हो सके। तो दे हैव द न्यूक्लियस एंड, और यहाँ पर मौजूद होता है दो सेल्स के अंदर इस मटेरियल को डिवाइड करना है, तो साइटोप्लाज्म डेंस होता है। अब इन सेल्स को कंटिन्यूसली डिवाइड करना है, तो इनको वैक्यूल की और सेल वॉल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए और ना ही इन्हें स्टोर करने के लिए वैक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स विद द डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल एंड नो वैक्यूल इन देम। व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज जो सेल में मिलते हैं, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल एंड नो वैक्यूल, और स्मॉल वैक्यूल भी कह सकते हैं, नो वैक्यूल ज्यादा लिखना बेटर रहेगा वहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पे, Which one of the following statement is correct about the animals? Okay, तो जो given statement है कि certain animals के बारे में यहाँ पे सही है। प्लेटीहेल्मिन्थीज जिन्हें फ्लैटवॉर्म्स कहा जाता है वो सीलोमेट होते हैं। राउंड वॉर्म्स जिन्हें एस्कीहेल्मिन्थीज कहा जाता है वो सीडोसिलोम्स होते हैं। मोलस्क सीडोसिलोम होते हैं, इंसेक्ट सूडोसिलोम होते हैं। इंसेक्ट्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्थ्रोपोड्स। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? अगर सीलोम की बात की जाए तो सीलोम इज द बॉडी कैविटी, ओके, जहां पर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ऑर्गन्स, बॉडी कैविटी which comprises of the यू कह सकते हो आप ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, सिस्टम का डेवलपमेंट यहाँ पर देखा जाता है। इसी के बीच में क्या मौजूद होती है? गट इज फाउंड देयर। सो फ्लैटवॉर्म्स की बात की जाए तो ये सीलोमेट ना होकर असीलोमेट होते हैं, मतलब इनके अंदर सीलोम एब्सेंट होता है। राउंड वॉर्म्स सीडोसिलोमेट्स होते हैं। सूडोसिलोमेट्स मींस दे हैव अ सीलोम बट नॉट ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। किस ओरिजिन का? मेसोडर्मल ओरिजिन का नहीं होता है, ओके। सो मेसोडर्मल ओरिजिन ना होने की वजह से उसके सीलोम को क्या कहा जाता है? सूडोसिलोम। सो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मोलस्क एंड इंसेक्ट ये दोनों नेचर में कैसे होते हैं? सीलोमेट्स होते हैं, यूसिलोमेट्स भी कह सकते हो। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following belongs to the vascular cryptogames? Vascular का मतलब हम बात कर रहे हैं वो जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होते हो, मतलब जो वाटर का कंडक्शन और जो फूड का कंडक्शन प्लांट्स के अंदर पॉसिबल करवाते हैं। क्रिप्टोगेम्स की बात की जाए, ये वो क्रिप्टोगेम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, और इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स कैसे मिलते हैं? प्रोड्यूस, प्रोवाइडेड नहीं, प्रोड्यूस लिखना है अपन को, आर नॉट प्रोड्यूस्ड, और इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं? क्रिप्टेड होते हैं, हिडन होते हैं। सो ब्रायोफाइट इज ऑल्सो अ क्रिप्टोगेम बट इट इज नॉट अ वेस्कुलर क्रिप्टोगेम। इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है।
इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम नहीं मिलता, जिस वजह से वाटर के आसपास ही एग्जिस्ट करता है। टेरिडोफाइट्स आर वेस्कुलर, जाइलम एंड फ्लोएम होता है और साथ में ही क्रिप्टोगेम्स होते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो ये भी नेचर में वेस्कुलर होते हैं, बट दे आर फेनिरोगेम्स, मतलब इनके अंदर सीड्स का फॉर्मेशन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नजर आ पाते हैं, ऑब्जर्व हो पाते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टेरिडोफाइटा। Next question. Rotation of the crops is essential for. Crops के अंदर rotation किसके लिए जरूरी है? So rotation of the crop is essential for getting different kinds of crops, increasing the quality of mineral, increasing the fertility of the soil, and increasing the quality of the protein. Crop का rotation का मतलब हो गया, we are talking about the crop rotation method. मतलब सीजन वाइज डिफरेंट क्रॉप्स को वहां पे ग्रो करना। एक सीजन में आपने वीट ग्रो कर दिया है, दूसरे सीजन में कोई लेग्यूम ग्रो कर दी है, तो ये यहाँ पर क्रॉप को क्यों यहाँ पर यूं कह सकते हो आप रोटेट किया जा रहा है, 1 by 1 यूज किया जा रहा है, ताकि क्या हो सके बच्चे, वहां पर सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सके। So options are getting the different kinds of crops, no. Increasing the quality of mineral, no. Increasing the fertility of the soil, perfectly correct. तो soil की fertility को maintain करने के लिए, retain करने के लिए वहां पर, क्योंकि आपको पता है legumes में symbiotic association मिलती है, ये नाइट्रोजन का fixation करवा पाएंगे तो soil की fertility को increase करेंगे। So the answer of the question is option number C. Next question. A dash fuses with a dash in fertilization. आपको ब्रैकेट में लिखकर दे रखा है syngamy. Syngamy को हम क्या बोलते हैं? This is a mode of true fertilization. Okay? और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऑप्शन से पता लगता है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट्स के केस में, और प्लांट्स के केस में क्या अवेलेबल होता है? There is double fertilization. और डबल फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो ये वो प्रोसेस है जहां पर आपको दो सब प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। पहला होता है यहाँ पर सिंगेमी और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। तो दो प्रोसेसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सिंगेमी के अंदर दो हेप्लॉइड सेल्स आपस में फ्यूज करके डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं। और फ्यूजन के ट्रिपल फ्यूजन में सेकेंडरी न्यूक्लियस will fuse with the haploid gamete to form a triploid structure. तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेल गैमीट जो हेप्लॉइड होता है फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट जो हेप्लॉइड है टू फॉर्म अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसे जाइगोट कहा जाता है। So answer of the question is option number C, मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को सिनगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। Next question. It is said that Taj Mahal may be destroyed due to, Taj Mahal पे corrosion देखा जा रहा है, जिससे it is because of the acid rain, मार्बल का corrosion देखा जा रहा है जिसे मार्बल कैंसर कहा जाता है वहां पर। और ये इसकी वजह क्या है, हम इसे पोल्यूशन टॉपिक के अंदर स्टडी करते हैं जब हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो फ्लड इन द यमुना रिवर, decomposition of the marble as a result of the high temperature, air pollutant releasing from the oil refinery of Mathura, and all the above. So correct answer is air pollution. Due to air pollution, environment के अंदर कुछ ऑक्साइड्स लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, ये सब मिलकर वहां पर क्या कर रही हैं, बेसिकली ऑक्साइड्स की हम यहाँ पर बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड जब रेन वाटर के साथ कंबाइन हो जाती है, व्हेन दे कंबाइन विद द रेन वाटर, तो ये क्या करती है वहां पे, रिजल्ट्स इन द एसिड रेन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन ऑफ द मार्बल, और मार्बल जिसका ताजमहल बना हुआ है, so it causes the marble cancer there. So इस क्वेश्चन का सही आंसर will be option number C. Next question. BOD is concerned with, what is BOD? BOD is the biochemical oxygen demand. Biochemical oxygen demand. और इसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक मैटर से जुड़ी हुई है, माइक्रोब से जुड़ी हुई, माइक्रोब एंड ऑर्गेनिक मैटर से जुड़ी हुई है, नन ऑफ दीज।
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है वाटर बॉडीज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का इंक्रीज होना, या फिर आप लिख सकते हो वहां पे पोल्यूटेंट्स का इंक्रीज होना, ऑर्गेनिक मैटर का इंक्रीज होना, सीवेज का वहां पर इंक्रीज होना, ठीक है, विच कंटेन दी ऑर्गेनिक मैटर। इसके ऊपर फीड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर के बीओडी को कम करने का काम करते हैं। तो ये जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, द पोल्यूशन लेवल ऑफ द वाटर बॉडी, वो किससे जुड़ी हुई है? माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर दोनों से जुड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इन गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट गिवन है? पहला, द फिलिफिल apparatus blocks the entry of pollen and sperm cell। पहला दे रखा है कि जो फिलिफिल apparatus है, फिलिफिल apparatus are the apparatus which are found in synergid से अटैच मिलते हैं यहाँ पर, और फिलिफिल apparatus का काम होता है to guide the entry of the pollen tube। ये तो उल्टा काम कर रहे हैं, ये यहाँ पर केमिकल सिक्रीट कर कर कीमोट्रोपिज्म करवाते हैं, पोलन ट्यूब को यहाँ इनकी तरफ मूव करवाते हैं। तो ये गलत हो गया, ये ब्लॉक नहीं करता, उल्टा वहां पे क्या करता है? एंट्री प्रोवाइड करता है। सेकेंड, सेकेंडरी न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियस फॉर्म करता है प्रायर टू दी फर्टिलाइजेशन। ये उल्टा स्टेटमेंट गिवन है। पोलर न्यूक्लियाई प्रायर टू दी फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन करते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियाई का, जो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम किसके साथ? मेल गैमिट के साथ फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया? गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गए। एंड्रोशियम इज द पार्ट ऑफ कार्पल। एंड्रोशियम मेल वोल को कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं, और इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कार्पल। ये कार्पल का पार्ट नहीं होता, और यूं कहा जाता है इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वोल, और इसका पार्ट होता है स्टेमन। और स्टेमन में क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम? स्टेमन में हम इंक्लूड करते हैं एंथर और फिलामेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो लास्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी। सो द करेक्ट आंसर और ऑल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर हियर। तो सारे के सारे ऊपर के स्टेटमेंट्स कैसे प्रोवाइडेड है? यहाँ पर रॉन्ग प्रोवाइडेड है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस? तो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज द टाइप ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। ये किसका टाइप होता है? इट्स अ टाइप ऑफ रिडक्शनल डिवीजन, जहां पे क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। ओके, सो इट विल बी लाइक, अगर हमारे पास मौजूद है, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, हमारे पास मौजूद है 46 क्रोमोसोम्स, तो वो डिवाइड होकर हेप्लॉइड सेल्स में कितने जाएंगे? 23। तो 2n विल डिवाइड इनटू n एंड n। अब इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट होता है मियोसिस का? माइक्रोस्पोर मदर सेल? नो, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, वो तो सबस्ट्रेट तो क्या बोलोगे, ये वो सेल है जहां पर मियोसिस होगा। एंडोस्पर्म? बिल्कुल नहीं, एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है। मेगास्पोर मदर सेल? माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट इज पोलन मदर सेल, पोलन का फॉर्मेशन करते हैं। मेगास्पोर मदर सेल, जो कि ये भी नेचर में डिप्लॉयड होंगे, ये भी नेचर में डिप्लॉयड होंगे, ये नेचर में ट्रिप्लॉयड होता है। और मेगास्पोर मदर सेल गिव राइज टू दी मेगास्पोर, मतलब यहाँ पर फीमेल गेमिटोफाइट एम्ब्रियो सेक का अल्टीमेटली फॉर्मेशन होता है। सो लास्ट ऑप्शन है मेगास्पोर, एंड दैट इज करेक्ट, ये नेचर में हेप्लॉइड होता है। सो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होता है मियोसिस, और बाय द मियोसिस मेगास्पोर इज फॉर्म। वैसे तो 4 होते हैं, इनमें से एक फंक्शनल रह जाता है, और जो नेचर में फंक्शनल होता है वो क्या फॉर्म करता है? उसका काम है फीमेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन करना, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेगास्पोर। मेगास्पोर में डिवीजन की वजह से क्या फॉर्म होता है? यहाँ पर डिप्लॉयड सेल में डिवीजन की वजह से हेप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, गैस एक्सर्टेड बाय द एक्सक्रीटेड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द नाइट। हमें पता है प्लांट्स के अंदर नाइट के टाइम स्टोमेटा क्लोज रहता है,
और इस स्टोमेटा के क्लोज रहने की वजह से रात के टाइम फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं हो पाता। हमें पता है स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करता है। सो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो नाइट के टाइम पर कौन सा प्रोसेस देखने को मिलता है? दैट इज रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर C6H12O6 मतलब फूड को ब्रेक कर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो रात के टाइम पे कहा जाता है ना प्लांट्स के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या इवॉल्व करना शुरू कर देते हैं, क्या रिलीज करते हैं? सो दे रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का रिलीज वहां पे शुरू कर देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next question. At high altitudes, RBC of the human blood will, ज्यादा ऊंचाई पर, यहाँ पर बोल सकते हैं माउंटेन्स पर या हिली एरियाज की बात की जा सकती है, तो आरबीसी, व्हाट आर आरबीसी? इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल, और इन रेड ब्लड सेल्स के पास मौजूद होता है दी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको कहा जाता है? फटाफट से बता दीजिए। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है हीमोग्लोबिन को, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का पावर रहता है। एक बार में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर पाते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर याद रखनी है ये बात कि हाई एल्टीट्यूड्स पर जहां पर गैसेस का, एयर का प्रेशर, वहां पे यूं कहो कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की वहां पर क्या हो जाती है, धीरे धीरे डेफिशिएंसी। तो हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करना होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या किया जा सके, वहां पर लिया जा सके, बॉडी को सप्लाई किया जा सके। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स पर धीरे धीरे वहां पर क्या हो जाता है, प्रेशर ज्यादा फील होना शुरू हो जाता है। सो इन दैट केस हाई एल्टीट्यूड्स पर देयर विल बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी। आपने देखा होगा ना, जो लोग ठंडी जगहों से बिलोंग करते हैं वो थोड़ा सा पिंकिश पिंकिश दिखते हैं। अगर आप अनेमिक हो, मतलब आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है, उसके केस में भी डॉक्टर सजेस्ट करता है जाओ थोड़े दिन घूम कर आओ किसी हिली एरिया पे, ताकि आपकी बॉडी में ड्यू टू दैट ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वहां पर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन का क्या हो सके, वहां पर इंक्रीमेंट हो सके। क्लियर हुआ? सो इसका आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द आरबीसी नंबर एंड हीमोग्लोबिन अमाउंट विल इंक्रीज ऑन द एल्टीट्यूड्स। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ इज, ये वाइल्ड लाइफ टर्म किसके लिए दिया जाता है? सो द वाइल्ड लाइफ टर्म, जो वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है ऑल द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट, जो कि ह्यूमन ने आर्टिफिशियली फॉर्म ना किए हों, उन सबको हम वाइल्ड लाइफ ही कहते हैं। जो नेचर ने बनाए हो उन सबको हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन दे रखे ऑल दी बायोटा, बायोटा मीन्स ऑल दी लिविंग कंपोनेंट्स, बिल्कुल सही है, सारे लिविंग कंपोनेंट्स जो मौजूद हैं, जो नेचर ने बनाए हैं, उनको क्या कहा जाता है, उन्हें वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स दी बायोटा, जो मैन, डोमेस्टिक एनिमल्स, कल्टिवेटेड क्रॉप, इन सबको इंक्लूड करते हैं, फॉरेस्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूड किए जा रहे हैं यहाँ पे, बट बायोटेक की बात की जा रही है, उनको वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। सो वाइल्ड लाइफ सब इंक्लूड करता है, वर्टिब्रेट ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं, एनिमल ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं, एनिमल एंड प्लांट ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट नहीं। सो रिजर्व फॉरेस्ट तो ह्यूमंस ने बनाए हैं, तो इन दैट केस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नेचर में अपने हिसाब से एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, उन सबको वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई जिन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया था, तो इन्हें नेशनल अवार्ड क्यों दिया गया था? आप अपनी एनसीईआरटी में भी इनके बारे में पढ़ते हैं। सो इन्होंने क्या किया था, शी वॉज अ नेचुरल एंथुसियास्टिक, तो वहां पर इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए
तो इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, ट्रीज के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए वहां पर क्या किया था, फाइट किया था। इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए वहां पर फाइट किया था, तो इन्हें कहा जाता है यहाँ पर, शी इज अमृता देवी बिश्नोई को नेशनल अवार्ड प्रोवाइड किया गया फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ओके, सो किससे जुड़ी हुई है, शी वॉज एन एक्टिविस्ट जो जुड़े हुए हैं किससे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जीन्स आर नॉट फाउंड इन पेयर्स इन, जीन्स की बात करें तो जीन्स को बोला जाता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या कहा जाता है इन्हें, यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, जो कि पेयर्स में मौजूद होती है इन दी डिप्लॉयड सेल, जहां पे इन्हें एलील्स कहते हैं। एलील्स कहाँ पे मौजूद होती है, बॉडी में मौजूद हर डिप्लॉयड सेल के पास पेयर ऑफ जीन्स होता है, तो पेयर ऑफ जीन्स किसे कहते हैं, एलील्स को कहते हैं। बट जब हम हेप्लॉइड सेल की बात करें तो वहां पे इन एलील्स का सेपरेशन हो जाता है एंड सिंगल सिंगल जीन विल बी मूविंग टू दी नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे बात करें नेक्स्ट सेल जो फॉर्म होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस का नाम लिख सकते हो गेमीटोजेनेसिस, या फिर आप यहाँ पर टर्म यूज कर सकते हो मियोसिस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन देखे जाए, स्पर्म सेल। बिल्कुल, स्पर्म सेल नेचर में हेप्लॉइड होते हैं, उनमें जीन्स पेयर में मौजूद नहीं होती। फर्स्ट फर्टिलाइज्ड एग डिप्लॉयड होता है, मसल्स डिप्लॉयड होती है, एपिथेलियल सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, तो यहाँ पर आपको जीन्स पेयर्स में देखने को मिलेगी। स्पर्म सेल मेल में फॉर्म होता है, दिस इज नोन एज टू कैरी द मेल गैमीट, तो यहाँ पे हम मेल गैमीट लिख सकते हैं। मेल गैमीट एंड बोथ इन द केस ऑफ फीमेल गैमीट ऑल्सो, स्पर्म नेचर में कैसे, स्पर्म और एग दोनों नेचर में कैसे होते हैं, हेप्लॉइड सेल्स होते हैं, क्योंकि वो बाय द प्रोसेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस या फिर मियोसिस, मियोसिस कैसा डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन से फॉर्म होते हैं, तो दे आर फॉर्म बाय रिडक्शनल डिवीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the functions are performed by ovaries? Ovaries means we are talking about the female gonads, the female reproductive part. और ovaries का काम क्या होता है, तो ovaries का प्राइमरी काम है ओवम का फॉर्मेशन। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड फॉलिकल्स मिलते हैं जिन्हें ग्राफियन फॉलिकल्स कहा जाता है, जिनका काम होता है क्या, जिनमें मियोसिस हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, जिनकी वजह से ओवम या ओवा का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ ग्राफियन फॉलिकल्स हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। तो एक जो मेजर हार्मोन सिक्रीट किया जाता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एस्ट्रोजन, और एक दूसरा हार्मोन भी यहाँ पर सिक्रीट किया जाता है बाय द एम्प्टी स्ट्रक्चर, जिसे यहाँ पे कॉर्पस लूटियम कहा जाता है, वो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है आफ्टर द रिलीज ऑफ एग एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन के टाइम फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग को रिलीज कर दिया जाता है, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं हम, वहाँ पे ओव्यूलेशन फेज होता है, रिलीज होने के बाद जो पीछे पड़ी एम्प्टी फॉलिकल्स है वो कॉर्पस लुटियम येलो कलर का स्ट्रक्चर बना लेती है, जो प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ओवरीज के ये सारे काम यहाँ पर मौजूद है, तो ये सारे के सारे जो काम गिवन है वो किसके हैं, ओवरीज के हैं। नेक्स्ट, onset of the menstrual cycle. What is menstrual cycle? एक cyclic periodic phenomena है जो फीमेल्स में होता है, एग्जिस्ट फॉर 28 to 29 डेज की साइकिल चलती है, जिसके दौरान फीमेल की बॉडी में ओवरीज के अंदर और हार्मोन के अंदर, यूट्रस के अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या देखा जाता है, ऑनसेट देखा जाता है, जहां पर इट मार्क्स द एज ऑफ रिप्रोडक्शन, onset of the reproductive cycle also, and onset of menstrual cycle मेनार्क कहा जाता है, जबकि at the age of 50 years जब ये पॉज हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उसे मीनोपॉज कहते हैं। मेनार्क प्यूबर्टी के टाइम पर होती है और उस वक्त फीमेल की एज certainly 11 to 12 years की होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following constitutes a pistil? Pistil कौन सा पार्ट होता है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
एंड पिस्टल, यहाँ पे जो होल होता है उसे हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहा जाता है, एंड गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ द पिस्टल एंड ऑल्सो यूज द वर्ड कार्पल। और इसके होते हैं 3 पार्ट्स। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो द गाइनोशियम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इज देयर। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये ऊपर वाला जहां पर आकर पोलन ग्रेन स्टिक करेगा उसे क्या कहा जाता है, स्टिग्मा कहा जाता है। जहां के थ्रू पोलन ट्यूब बनेगी उसे स्टाइल कहा जाता है। और जहां पर एग का फर्टिलाइजेशन होगा, फॉर्मेशन होगा, वहां पे जाइगोट का, सीड का, उसे कार्प यहाँ पे कहा जाता है ओव्यूल, वर्ड यूज किया जाता है। अंदर ओव्यूल होता है और बाहर वाले कवर को हम ओवरी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, इकोलॉजी टर्म किसके लिए दिया जाता है? So ecology is the branch of science which deals with the study of organism interaction between the organism and the environment. So it is the field जहां पर हम interactions को study करते हैं between the organism and the environment. साथ ही साथ यहाँ पे term दिया जा सकता है the interaction between the biotic and the abiotic component of the ग्लोब और दी अर्थ या फिर इन्वायरमेंट, उनके बीच में स्टडी को क्या कहा जाता है, उनके इंटरेक्शंस की स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। वाटर इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट, करेक्ट। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are incorrect? mark the point, हमें बताना है incorrect statement यहाँ पर। So umbilical cord is the conduit between the fetus and the placenta. इनका कहने का मतलब है कि umbilical cord कनेक्शन का काम करती है fetus और placenta के बीच में। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। umbilical cord placenta और fetus के बीच में यहाँ पर क्या करती है, एक कनेक्शन का काम करती है। Placenta can exchange the material from fetus to the mother, बिल्कुल सही है। प्लेजेंटा वहां पर फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का भी काम करती है, यहाँ पर कुछ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी हो सकते हैं। एंटीबॉडीज कैन नॉट रीच द फीटस थ्रू द प्लेजेंटा, मदर्स प्लेजेंटा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ओके, सो ये हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के इम्यून सेल, जिन्हें फाइटिंग सेल्स भी कहा जाता है, ये सेल प्लेजेंटा को क्रॉस कर सकते हैं और बेबी के पास, फीटस के पास पहुंच सकते हैं, जहां पर ये क्या प्रोवाइड करेंगे, बेबी को फाइटिंग पावर, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेबी की किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये लिम्फोस, ये जो एंटीबॉडीज है इनका फॉर्मेशन करते हैं स्पेसिफिक सेल्स जिन्हें बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। दे आर द टाइप ऑफ WBCs और आप ल्यूकोसाइट्स कह सकते हो। ये यहाँ पर ऐसे हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स के अलावा टी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। सो डिफरेंट यहाँ पर हमने सिर्फ एंटीबॉडीज की बात की है, तो दे आर द इम्यून सेल्स। जो एंटीबॉडीज हैं बॉडी के अंदर वो किसके अगेंस्ट बनाई जाती है, फॉरेन पैथोजन पे मौजूद प्रोटीन, तो ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन इंटरैक्शन होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an another barrier method for contraception? इनमें से कौन सा एक कॉन्ट्रासेप्शन का यहाँ पर मेथड है, कॉन्ट्रासेप्शन बैरियर है, मतलब हम यहाँ पे बात करें कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर है ताकि प्रेगनेंसी ना हो पाए, तो सच टाइप ऑफ बैरियर। तो डायफ्रेगम, विड्रॉल, स्टरलाइजेशन एंड ऑल दी अबव। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, डायफ्रेम। इसे कैप भी कहा जाता है, अ कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे फिट किया जाता है इन दी विजाइना, ओके, ताकि सर्विक्स के थ्रू वहां पर स्पर्म का मूवमेंट फैलोपियन ट्यूब की तरफ ना हो पाए। और जब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में कैप जैसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे फिट कर दिया जाता है विजाइना की तरफ टुवर्ड्स दी सर्विक्स, ताकि स्पर्म अगर फीमेल की बॉडी में एंटर हो रहा है तो वो आगे वजाइना को क्रॉस करके ऊपर की तरफ यूट्रस से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब पर ना पहुंच पाए, क्योंकि हमें पता है फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, वहां पर स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, तो ये उसे रोकने का यहाँ पर काम करता है। तो दिस इज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हियर।
So answer is option number A. Next, algae and fungi are in the division. Algae और fungi किस division से belong करते हैं? Pteridophyte, Thallophyta, Bryophyta and all the above. So algae and fungi के अंदर well developed structures नहीं मिलते हैं. ओके ये क्या है? ये क्रिप्टो गेम्स में रखे जा सकते हैं. ओके सो प्लांट किंगडम की हम यहाँ पे प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं टेक्निकली, और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फंजाई को भी प्लांट किंगडम में स्टडी किया जाता है. सो एल्गी एंड फंजाई बिकॉज ना ही इनके पास वेस्कुलर सिस्टम मौजूद है, ना ही वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर, मतलब इनके स्ट्रक्चर्स स्टेम, लीव्स, रूट्स में मॉडिफाई नहीं किए जा सकते, तो इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को थैलस कहा जाता है. तो दे बियर अ थैलस, ओके, कंसिस्ट ऑफ द हाइफे एंड माइसीलियम. सो यहाँ पर इन स्ट्रक्चर्स की प्रेजेंस की वजह से दे हैव अ थैलस स्ट्रक्चर, तो इन्हें रखा जाता है थैलोफाइट्स में. सबसे लोअर कैटेगरी मानी जाती है ये प्लांटे किंगडम की, जहां पर ना ही वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, ना ही वेस्कुलर सिस्टम है, ना ही सीड का फॉर्मेशन है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा. नेक्स्ट, which of the following animal possesses a water vascular system? water vascular system, बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन पोर्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू वाटर बॉडी में एंटर कर पाता है, और इस वाटर से क्या कर पाते हैं? न्यूट्रिशन को, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन मतलब नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स गेन कर पाते हैं, साथ ही साथ यहाँ से ऑक्सीजन गेन हो पाती है, एक्सक्रीशन के लिए, मूवमेंट के लिए भी यूज होता है इवन. तो ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है किन के अंदर? इकाइनोडर्मेट्स के अंदर. और देखा जाए स्टारफिश, हाइड्रा, जेलीफिश, तो स्टारफिश आर द एग्जांपल ऑफ इकाइनोडर्मेट्स. तो ये सिस्टम किस में एग्जिस्ट करता है? इकाइनोडर्मेट्स के अंदर. वाटर इज यूज्ड, उसको मूव किया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज देयर व्हिच इज यूज्ड फॉर गेनिंग द न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज मूवमेंट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, The following is not a viviparous animals. इनमें से कौन सा गिवन एक viviparous animal नहीं है? Echidna, human, mice and cat. They all belong from the chordate side and they all belong from the phylum that is mammals. ये सब यहाँ पर mammals है. Mammals मतलब इनके पास मौजूद है mammary glands, milk producing glands, और साथ ही साथ इनकी बॉडी पे मौजूद होते हैं hairs, हेरी बॉडी है. साथ ही साथ मैमल्स नेचर में विविपैरस होते हैं, मतलब दे गिव बर्थ टू द यंग वंस. बट मैमल्स के केस में इकाइडेना और साथ में प्लैटेपस, दे आर, इसे स्पाइनी एंटीटर भी कहा जाता है. सो यहाँ पर ये दोनों नेचर में कैसे हैं? दे आर ओविपेरस, मतलब दे ले एग्स beside giving birth to the young one. So this is an exception there along with the platypus जो यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं है. So ये एक विविपैरस एनिमल ना होकर कैसा है? ओविपेरस एनिमल है. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? बर्ड वार्म ब्लडेड होते हैं. तो हम कॉर्डेट्स की बात करें, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल. सो ये तीनों फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, ये नेचर में कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जबकि बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड इन नेचर, ये वार्म ब्लडेड होते हैं. सो बर्ड्स नेचर में वार्म ब्लडेड है, अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है, और अगर ये वार्म ब्लडेड है तो फिर कोल्ड ब्लडेड नहीं हो सकती है. तो यहीं पर आंसर आ गया कि दे आर नॉट कोल्ड ब्लडेड. ये बिल्कुल सही है, ये नेचर में ओविपेरस होती हैं, और इनके 4 लिम्स जो बर्ड्स के होते हैं वो होमोलोगस होते हैं, स्ट्रक्चर सिमिलर टू दी बैट, बट फंक्शनली वहां पर कैसे है? डिफरेंट है. तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, what is the correct answer? Correct answer is option number B. Okay. Next question. Funaria belongs to the division. Funaria किस division से belong करता है? Getinophyta, Bryophyta, Mangilophyta and Amniota. तो Funaria किससे belong करते हैं? Funaria are the type of Bryophyta. Bryophytes को क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट
किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब क्या हुआ कि ये वो है जो वाटर के आसपास एग्जिस्ट करते हैं, उसके पास रहना पसंद करते हैं। सो फ्यूनेरिया आर द एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट्स को यहाँ पे रीड किया जाए। सो जेनेरा इज अ जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो जीन्स है वो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन डीएनए इज फर्स्ट कॉपीड इनटू द आरएनए। कि ये बोलना चाह रहे हैं कि जीन एक्सप्रेशन के दौरान डीएनए को कॉपी किया जाता है आरएनए में। बिल्कुल सही है। दैट प्रोसेस इज नोन एज, यहाँ पे बात करते हैं, दिस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। जीन्स कैन एक्वायर म्यूटेशन इन दी सीक्वेंस। म्यूटेशन क्या होता है? कोई भी सडन चेंज जो देखा जाता है किसके अंदर? देखा जाता है जीन्स के अंदर। नेक्स्ट, जीन्स कैन एक्वायर द म्यूटेशन इन दी सीक्वेंस। बिल्कुल सही है। अगर एक्वायर नहीं, अगर जीन्स एक्वायर कर सकते, बिल्कुल सही है, डीएनए में चेंजेस देखे जाते हैं जिनकी वजह से इवोल्यूशन आते हैं। सो ये बिल्कुल सही है, देयर इज अ चेंज देयर। ये स्टेटमेंट तीनों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होती है जीन्स, डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। म्यूटेशन एक्वायर्ड जीन्स कर सकती हैं, सडन चेंजेस आ सकते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज द ऑब्जर्वेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो जिन्हें हम देख पाते, जिन्हें विजुअलाइज कर पाते हैं, और वो कैरेक्टर जिन्हें देख पाते हैं उन्हें फिनोटाइप कहा जाता है, जबकि जीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जीनोटाइप कहते हैं। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है। हाइट कैसी है, टॉल है या फिर ड्रॉप है, कैसा दिखने में है, आईज का कलर, बालों का कलर, सब कुछ क्या है, ये सब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो जीन्स की वजह से बॉडी में आते हैं, बट इन्हें हम देख पाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिनोटाइप। नेक्स्ट, when a new plant is formed as a result of cross pollination from the varieties of plant, इस newly formed plant को क्या कहा जाता है? So when a new plant is formed as a result of cross pollination, तो cross pollination से बने हुए plant को, जहां पर आपने दो क्या किया है, दो फ्लावर्स, एक तो फीमेल फ्लावर हो गया, दूसरा मेल फ्लावर हो गया, इनको आपस में कंबाइन करवाया है, इस न्यूली फॉर्म प्लांट को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाले यहाँ पर प्लांट्स को हाइब्रिड्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, हाइब्रिड्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रपोज की थी द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? सो द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की जो चेंजेस हैं वो कैसे आते हैं? इन्वायरमेंटल चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस, जिनकी वजह से स्पीशीज के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर, पॉपुलेशन में चेंजेस देखे जाते हैं। तो इस सबको एक्सप्लेन किया था बाय द साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की भी थ्योरी दी थी। बोला था कि अर्थ पर फिटेस्ट का सर्वाइवल होता है। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट देयर, वो ऑर्गेनिज्म जो सबसे बढ़िया तरह से इन्वायरमेंट के लिए अडेप्ट कर पाते हैं, वही ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ कंटिन्यू हो पाते हैं। जो नहीं हो पाते वो यहाँ से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। सो ही वाज नोन एज वन टू गिव द प्रॉपर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो व्हाट विल बी द आंसर? द ऑप्शन इज, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A. Next question. Homologous organs are the organ that, homologous organs कौन से organs होते हैं? So homologous organs वो organs हैं जो कि structure में same होते हैं। तो same in structure but different in function. Structure में same है but functions में कैसे हो जाएंगे? Different हो जाएंगे। Functions के अंदर they will be different. इनके functions कैसे होंगे? Different होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? द स्ट्रक्चर विल बी सिमिलर, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है बट फंक्शन क्या कर रहे हैं?
अलग अलग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हम फोर लिम्स की बात की जाए, फोर लिम्स ऑफ द मैमल्स की बात की जाए, फ्लिपर्स की बात की जाए डक के केस में, तो इनके स्ट्रक्चर सेम है पर अलग अलग फंक्शन, किसी के चलने के काम आते हैं, फिशेस की केस की बात करें किसी के स्विम करने के केस में काम आते हैं, ह्यूमंस के केस में वहां पे मूवमेंट के काम आते हैं, डक वगैरह के केस के अंदर वो भी पानी में वहां पे मूवमेंट के काम आ रहे हैं। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, they have different structure, different function but similar structure in them। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इन गिवन स्टेटमेंट्स में से आपको आर्टरीज के बारे में सही स्टेटमेंट यहाँ पर चूज करना है। सो आर्टरीज क्या होती है बच्चे, आर्टरीज आर द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हार्ट से बॉडी के पास क्या पास करती है, ये यहाँ पर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम करती है। इनके थ्रू ब्लड फास्ट मूव करता है, हाई प्रेशर में मूव करता है, तो इनकी वॉल थिक होती है और इनके पास वॉल्व्स, बीच के अंदर ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मस्कुलर फ्लैप्स मौजूद नहीं होते हैं, जैसे वेन्स में देखने को मिलते हैं। तो आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज आर देयर। तो ऑप्शंस में देखा जाए, दे हैव इलास्टिक थिक वॉल्स, हाई प्रेशर एंड कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम ऑर्गन एंड ब्रिंग बैक टू हार्ट। गलत, ये ऑर्गन से बैक टू हार्ट नहीं लेके आते, हार्ट टू ऑर्गन लेके जाते हैं। थिन वॉल्स होती है, नहीं ये गलत हो गया, ये थिक वॉल होती है। थिक इलास्टिक वॉल ब्लड फ्लो इन लो प्रेशर, ये गलत हो गया, लो प्रेशर में नहीं, हाई प्रेशर पे फ्लो करता है। तो दे हैव इलास्टिक वॉल, वॉल्स मौजूद नहीं होती है। बैक फ्लो, ब्लड फ्लो होता है हाई प्रेशर में और बॉडी से डिफरेंट पार्ट्स में इसे कैरी किया जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, which of the following statement is true about respiration? गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट रेस्पिरेशन के बारे में सही है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के अंदर इनहेल किया जाता है गैसेस को और बाहर ऑक्सीजन रिच एयर को, और बाहर एक्सेल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को। इनहेलेशन के दौरान रिप इनवर्ड मूव करते हैं, नहीं रिप आउटवर्ड मूव करते हैं, ये यहाँ पे गलत हो गया। इन दी एल्वोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, सही है, ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है फ्रॉम एल्वोलाई डिफ्यूजेस टू द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू एल्वोलाई, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन हैव अ ग्रेटर अफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं उसकी ग्रेटर अफिनिटी होती ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड, ये फिर गलत हो गया, इनवर्ड मूव नहीं करती है। अगला है एल्वोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन एल्वोलाई से ब्लड की तरफ और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वोलाई की तरफ मूव करता है, और एल्वोलाई का काम होता है वहां पर सरफेस एरिया इंक्रीज करने का, बिल्कुल सही है। सो दीज आर दी टिब्यूलर स्ट्रक्चर जिनके नीचे मौजूद है ब्लड वेसल्स, दे आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज, ये यहाँ पर इनको O2 प्रोवाइड करती है और यहाँ से CO2 ले लेती है जिसे बॉडी के बाहर रिमूव कर देती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही गिवन है? होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को इंजेस्ट किया जाता है एंड देन डाइजेस्ट किया जाता है, बिल्कुल सही है। ह्यूमंस के केस के अंदर, अमीबा के केस के अंदर यही देखा जाता है, हम कंप्लीट मटेरियल को इनगल्फ कर लेते हैं, दैट इज इंजेशन, देन डाइजेशन ब्रेकडाउन, देन एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स को गेन करना, असिमिलेशन सेल में उन्हें यूज करना, और इजेशन अनवांटेड पार्टिकल को रिमूव करना, अनडाइजेस्टेड वेट को रिमूव करना। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट डिराइव करते हैं फ्रॉम द बॉडी एंड अनदर लिविंग विदाउट किलिंग। पैरासाइट बॉडी के बाहर रह सकते हैं, अंदर रह सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, जो लाइसेस होती हैं, सब पैरासाइट्स है। एंडो और एक्सो पैरासाइट्स, बिल्कुल सही है, ये होस्ट पर, होस्ट से होस्ट के ऊपर रहती है, हैबिटेट भी गेन करती है और फूड भी गेन करती है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट जो फंजाई में मिलता है, डेड एंड डिके पर फीड करती है, ये भी बिल्कुल सही है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, सलाइवरी अमाइलेज वो जो कि सलाइवा में मौजूद है, सलाइवरी अमाइलेज को टायलिन भी कहा जाता है। ये वो है जिसका काम है यहाँ पर क्या करना, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना।
माउथ में, बकल कैविटी में रिलीज किया जाता है। तो अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल बी अफेक्टेड, अगर सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में मौजूद नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, स्टार्च से माल्टोज वहां पर नहीं बन पाएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये प्रोटीन पर काम नहीं करते, ये फैट पे काम नहीं करते, विटामिन का एब्जॉर्प्शन भी नहीं करते। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चूज द फॉलोइंग ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा सही फंक्शन है पेनक्रियाटिक जूस का? पेनक्रियाटिक जूस, डाइजेस्टिव जूस पेनक्रियास से रिलीज किए जाते हैं। जिनके पास पेनक्रियाटिक अमाइलेज मौजूद होता है, तो क्या क्या आता है पेनक्रियास से? पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक अमाइलेज आता है जो कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। यहाँ से पेनक्रियाटिक यहाँ से ट्रिप्सिनोजन भी आते हैं, जो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होते हैं। कहां पर रिलीज करते हैं सिक्रीशन? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट, ड्यूडेनम के अंदर सिक्रीट किया जाता है। सो यहाँ पर क्या होगा पेनक्रियाटिक जूस के अंदर, साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद है लाइपेज जो फैट को डाइजेस्ट करेंगे। तो ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और लाइपेज का काम होता है इमल्सिफाइड फैट्स, मतलब जिसके अंदर बाइल जूस मिक्स हो चुका हो उसको यहाँ पे डाइजेस्ट करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अगर बॉडी में डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस केस के अंदर पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कहाँ कन्वर्ट होती है? तो हमें पता है कि C6 रेस्पिरेशन के बारे में बात करें, C6H12O6 ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में प्रोसेस चलता है ग्लाइकोलाइसिस, जहां पे ब्रेक किया जाता है पायरुवेट के अंदर, मतलब C3 के अंदर ब्रेक किया जाता है। इससे आगे अकॉर्डिंग टू अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन मौजूद है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में चलेगा, और वहां पर फॉर्मेशन होता है अगेन C3 एसिड का, दैट इज लैक्टिक एसिड, जिसके फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में ना चलकर कहां पे चलेगा? साइटोप्लाज्म में ही चलेगा। सो इसका, इसी की वजह से क्या होता है, ये प्रोसेस चलता कहाँ है? मसल्स के अंदर, इन दी लेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, तो मसल्स में कंटिन्यू होता है। जिसकी वजह से क्या कॉज होते हैं वहां पे? जिसकी वजह से कॉज होते हैं मसल क्रैम्प्स, ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन। बॉडी में यूरिन बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे पास किया जाता है? सो प्राइमरी ऑर्गन हमारे पास किडनी होता है, और किडनी से निकलने वाले पाइप्स को हम कहते हैं यूरेटर। यूरेटर जाके खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में, जहां से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर यूरिन को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। हम यूरिकोटेलिक हैं, तो हम यहाँ पर यूरिन को सिक्रीट करते हैं, यूरिया सिक्रीट कर रहे हैं हम यहाँ पे स्पेसिफिकली, इसमें वाटर मिल चुका है। सो आंसर विल बी कहां पर है? किडनी, देन वी हैव ईरा, किडनी, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये यहाँ पर क्या रहेगा? यूरिन पासेज का यहाँ पर फ्लो रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। होप आपको पसंद आए हो ये सारे क्वेश्चंस, आंसर समझ में आए हो। थैंक यू क्लास अटेंड करने के लिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, सो तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय, टेक केयर, होप यू डू बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बच्चों।